स्टार्ट करें। जो हम लोग को आज सर्विस टैक्स में स्टडी करना है, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने निगेटिव लिस्ट के बारे में बेसिक्स देखे थे। निगेटिव लिस्ट बिल्कुल नहीं चला है इसमें, पक्का? चलें, आज हम लोग जो बात करेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रैक्टिकली भी इसकी बहुत डिमांड है। हर बंदा परेशान है कि जो वो सर्विसेज दे रहा है क्या वो टैक्सेबल है क्या। हर एक पर्सन परेशान है। आज हम लोग उन्हीं सर्विसेज की बात करेंगे जिन पे आपको सर्विस टैक्स नहीं देना। क्यों? क्योंकि अब हम लोग कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच से पढ़ते हैं, या हम लोगों के लिए अब कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच एप्लीकेबल है, जिसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल। हाँ या ना? सारी की सारी सर्विसेज टैक्सेबल है। अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है इस सर्विस पर टैक्स लगेगा या नहीं, इस सर्विस पर टैक्स लगेगा या नहीं। हाँ, बट नॉट ऑन नेगेटिव लिस्ट। वो सर्विसेज विच आर कवर्ड अंडर द नेगेटिव लिस्ट आर नॉट टू बी चार्ज्ड। इज इट क्लियर? वो सर्विसेज जो हमारी नेगेटिव लिस्ट में हैं उनके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा सारी सर्विसेज पर टैक्स लगेगा। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट योर नेगेटिव लिस्ट। अगर नेगेटिव की बात करें तो ये लिस्ट उसी समय आती है जब कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच लगता हो, यानी सारी सर्विसेज टैक्सेबल है, केवल इनको छोड़ करके। ढंग से सुनना, सबसे पहली सर्विस बताई गई है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सर ऐसे कैसे नहीं लगेगा? ऐसे कैसे नहीं लगेगा? सर्विस अगर गवर्नमेंट देगी तो नहीं लगेगा, प्राइवेट देगा तो लगेगा। मैंने अभी कुछ बोला नहीं, मैंने केवल इतना बोला है दैट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर नॉट चार्ज टू टैक्स। कौन सी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करे? गवर्नमेंट क्या कोरियर की सर्विसेज देती है कभी? गवर्नमेंट क्या आपको कभी कोरियर सर्विसेज देती है फर्स्ट फ्लाइट की तरह? कभी देखा है गवर्नमेंट को कोरियर सर्विस देते हुए? अरे हाँ, स्पीड पोस्ट है तो जाते तो हैं हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इंडिया पोस्ट लिखा होता है, क्या लिखा रहता है? इंडिया पोस्ट। और वहाँ इंडिया पोस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं? इसको हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी बोलते हैं। कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं? आपको बेसिक मेल की फैसिलिटी मिलती है, इनलैंड मेल की फैसिलिटी मिलती है, बुक पोस्ट की फैसिलिटी मिलती है, रजिस्ट्री की फैसिलिटी मिलती है, रजिस्टर्ड पोस्ट। मिलती है नहीं मिलती? सेविंग बैंक अकाउंट आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? पोस्ट में मनी ऑर्डर नहीं भेज सकते। कई सारी फैसिलिटी हैं जो इंडिया पोस्ट देता है, कई सारी फैसिलिटीज। तो टैक्स लगाएं या ना लगाएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। अब जरा ढंग से कहानी सुनना। गवर्नमेंट की हमने सारी सर्विसेज माफ कर दी। एक कंपनी है फर्स्ट फ्लाइट, नाम सुना है? फर्स्ट फ्लाइट कुरियर। एक कंपनी है DTDC, डोर टू डोर कुरियर, नाम सुना होगा। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगेगा, इनकी सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट की अगर इन सारी सर्विसेज पर सर्विस टैक्स ना लगाएं,
ये एक और फैसिलिटी देती है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, बोलो ना। अब जरा ढंग से देखो, ये गवर्नमेंट, ये प्राइवेट, अगर ये अपने सारी सर्विसेज पर टैक्स ना लगाए इसके अनुसार, तो इसकी कॉस्ट कम होगी या ज़्यादा गवर्नमेंट की? और प्राइवेट की? तुम कहाँ जाना चाहोगे? क्यों? क्योंकि वहाँ कॉस्ट कम है तो तुम्हें सस्ता लगेगा। प्राइवेट को तो गवर्नमेंट ने वैसे ही जान निकाल दी, अपने को दे दिया। युद्ध में लड़ने चले थे, गवर्नमेंट ने कहा हम भी आएंगे कोरियर कंपनी में, प्राइवेट के साथ लड़ाई करेंगे। क्या बोला? हम भी लड़ाई करेंगे। अपने ले लिया एक हाथ में तलवार और एक हाथ में भाला, और सामने वाले को दे दी छुरी, कहा अब लड़ाई करो, आओ। ये कौन सी बात होती है? अरे लड़ाई करना है तो दोनों बराबर आओ, या तो इनको भी माफ करो तब तो लड़ाई करो, या तो अपने पर भी टैक्स लगाओ। क्या चाहते हो तुम लोग? माफ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल। तो क्या किया जाए? इन पर भी टैक्स लगा दिया जाए। हाँ, नो क्या? हाँ बोलो, हाँ। हाँ भाई। तो इन पर भी टैक्स लगेगा। लेकिन क्या कोरियर कंपनी आपको कभी बेसिक मेल की फैसिलिटी दे सकती है? सपने में भी मत सोचना। 2 रुपए में आपका पोस्ट कभी कोई प्राइवेट वाला नहीं पहुंचाएगा। क्या आपको वो इनलैंड मेल की फैसिलिटी दे सकती है? क्या वो बुक पोस्ट की फैसिलिटी दे सकती है? क्या वो रजिस्टर्ड पोस्ट की फैसिलिटी दे सकती है? क्या वो सेविंग बैंक की फैसिलिटी दे सकती है प्राइवेट कंपनी? क्या वो मनी ऑर्डर की फैसिलिटी दे सकती है? नहीं दे सकती। वो तो स्पीड पोस्ट और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की फैसिलिटी दे सकती है। तो आखिर लड़ाई किस एरिया को लेकर के है? इनके और? तो इस पर टैक्स लगा दें या ना लगा दें? तो तुम लोगों ने खुद बोला कि इन पर भी टैक्स लगा दो और बाकी पर टैक्स। अब बात समझ में आई? स्टोरी समझ में आई? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, all the services which are provided by government are not taxable, but services provided by Department of Post like speed post, express parcel post are charged to tax, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां भी वही फैसिलिटी देती हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट को दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। टैक्स से मुक्ति तो नहीं मिलेगी, बल्कि गवर्नमेंट भी अपने ऊपर टैक्स चार्ज कर लेगी। इज इट क्लियर? तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ स्पीड पोस्ट एंड एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट आर कवर्ड, बिकॉज दीज सर्विसेज आर ऑल्सो टू बी प्रोवाइडेड बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, while these things are provided only and only by government department, that's why these are not taxable, still they are under the negative list. Is it clear? तो हम बोल सकते हैं ना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पहला, यानी ना में भी ना करना है, ना में भी ना करना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। क्लियर है? पक्का? इसको क्या करें, ना करें या हाँ करें? यानी निगेटिव में से भी हटा दें। बोलो ना। तो ना में ना यानी कि हाँ में कन्वर्ट हो गया। 2 ना मिल करके एक हाँ बनाते हैं, 2 निगेटिव मिल करके एक पॉजिटिव बनाते हैं। चले आगे। दूसरा बोला गया है, सुनना, ये जेट एयरवेज है और ये एयर इंडिया है। ये गवर्नमेंट, ये नॉन गवर्नमेंट। बोलो ना। इस पर सर्विस टैक्स मत लगाओ और इस पर सर्विस टैक्स लगा दो। सस्ता कौन सा? गवर्नमेंट का सस्ता। हमारे हाथ यहाँ रखने से ही सस्ता थोड़ी हो जाएगा, गवर्नमेंट वाला सस्ता।
और अगर गवर्नमेंट वाला सस्ता है तो तुम लोग यात्रा या हवाई जहाज की यात्रा किससे करना चाहोगे? कौन जाएगा इसमें? कंपनी तो पहले ही बनने से पहले ही खत्म। क्या किया जाए? इस पर भी टैक्स ना लगाएं? सर ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल, इस पर भी टैक्स लगा दीजिए। हाँ या ना? तो एयरक्राफ्ट और वेसल सर्विसेज, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, विच टाइप ऑफ सर्विसेज? एयरक्राफ्ट और वेसल, उन पर भी टैक्स लग जाएगा। चलें आगे। थर्ड, फिर एक एक्सक्लूड किया है नेगेटिव लिस्ट में से, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गुड्स और पैसेंजर। सुन लोगे तो अच्छी बात है। बाहर जाओ, अभी यहीं से निकलोगे बाहर तो तुम्हें वहां पे दिल्ली गवर्नमेंट की भी बस मिल जाएंगी, डीटीसी वगैरह, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की भी बसेस मिलेंगी, जाएंगे सब एक ही जगह। हाँ या ना? इस पर सर्विस टैक्स लग गया, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, आएंगे नहीं लगता है, लेकिन मान लेते हैं अभी गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगा दिया और अपने ऊपर कहा हम तो गवर्नमेंट है, हमारे ऊपर नहीं लगेगा। अब बताओ हर कोई किस में चढ़ना चाहेगा? तो ये तो कंपनी बनने से पहले ही, तो क्या करें? इस पर भी टैक्स ना लगाएं? इस पर टैक्स लगा दें। अब बात समझ में आई? तो कहा गया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर को हम सबसे पहले तो निगेटिव लिस्ट में से हटाएंगे। अगर सर्विस देती है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की, सबसे पहले उसको निगेटिव लिस्ट से हटाओ। पहले उसको किस लिस्ट में ले आओ? पॉजिटिव लिस्ट में ले आओ। बाद में बात करेंगे क्या माफ है क्या नहीं माफ है। पहले गवर्नमेंट को निकाल करके प्राइवेट के बराबर रखो, जब दोनों बराबर हो जाएंगे अब बात करेंगे दोनों का क्या क्या माफ होगा और दोनों का क्या क्या टैक्सेबल होगा। अब समझ में आई बात? पहले तो गवर्नमेंट को प्राइवेट के बराबर रखो। अब समझ में आया? एक्सक्लूड करेंगे लास्ट, एनी सपोर्ट सर्विसेज। पहले यहां पर लिखा रहता था अदर सर्विसेज, लेकिन अब यहां पर लिखा गया है सपोर्ट सर्विसेज। बाद में इसकी डिटेल देखेंगे सपोर्ट सर्विसेज कौन से। फिलहाल ये चीज समझ में आई, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। द नंबर 1 पॉइंट इज क्लियर नाउ कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर अंडर द नेगेटिव लिस्ट। इट मीन्स if the government is going to provide us any type of service or any kind of service that is not taxable, that is not charged to service tax. But if the government is engaged to provide the services of post, which is also to be provided by the non-government organization, if the government is going to provide us the services of aircraft or vessel, which are also to be provided by the private organization or non-government organizations, or the government is engaged to provide us the benefit or services of transportation of goods or passenger, then in that case these are not in the negative list. It means these are in the positive list. Positive list means now they are also to be charged to tax, even though these type of services are to be provided by the government itself. Government means what? Problem तो ये आती है, government means central government, state government, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल बोर्ड, काउंसिल, काउंसिल बोर्ड, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने वर्ड क्या यूज किया? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अप्रूव्ड बोर्ड या कमिटी या काउंसिल्स होते हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट माने जाएंगे। तो आपकी म्यूनिसिपैलिटी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मानी जाएगी, लोकल अथॉरिटी जिसको कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी है, पंचायत भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही है, हाँ या ना? तो ये सारे आपके क्या माने जाएंगे? गवर्नमेंट। चलिए आगे। दूसरा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। आरबीआई का मतलब समझते हो ना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई नहीं। If I am going to provide any service to RBI, then it is charged to tax. I'll collect the amount of tax from RBI. सोचो मैंने RBI से टैक्स कलेक्ट किया। मैंने अगर RBI को कहा मैं चलो तुम्हारा ये कमरा कंस्ट्रक्शन कर दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज का इतना पैसा लूंगा, तो हमारा सर्विस टैक्स मैं कलेक्ट करूंगा किससे? RBI से। लेकिन अगर RBI फैसिलिटी देती है, RBI जितनी सर्विसेज देती है, मान लो तुमको अपना बैंक अकाउंट खोलना हो, कहाँ गए? RBI में, मना कर देगी खोलने से? हाँ, RBI तुम्हारा खाता क्यों खोलेगी? RBI तुम्हारा खाता क्यों खोलेगी? वो तो बैंकर्स का बैंक है, बैंकों का बाप है। तुमको खाता खोलवाना है, SBI में जाओ, PNB में जाओ, UBI में जाओ, ये RBI में क्यों जाओगी? तो RBI डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट नहीं होती। RBI करेंसी से रिलेटेड बात करती है, 100 का नोट छापना है, 1000 का नोट छापना है, 51 रुपए का नोट छापना है, वो सब RBI देखेगी। ठीक है, वो RBI देखेगी। करेंसी को पब्लिश करवाना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, मॉनेटरी पॉलिसी बनवाना, बैंकों के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाना, ये कौन करेगा? RBI करेगी। इन्फ्लेशन रेट, रेपो रेट को नीचे ऊपर करना कौन करेगा? RBI करेगी। बैंकों को गवर्न करना कौन करेगा? बैंकों का अपने यहाँ करंट अकाउंट खोलना कौन खोलेगा? हाँ, बैंकों का अकाउंट खोल सकता है RBI। बैंकों का अकाउंट खोलती है। RBI में कौन सा खाता चलता है? SBI का खाता चलता है। RBI में UBI का खाता चलेगा, UBI में तुम्हारा चलेगा, SBI में तुम्हारा चलेगा, तुम्हारा RBI में नहीं चलेगा। तो पब्लिक का RBI में नहीं खुल सकता, लेकिन जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं उन सबका अकाउंट कहाँ खुलता है? RBI का वो इंस्ट्रक्शंस जारी कर सकता है सारे बैंकों को, आगे से लोन ऐसे देना, आगे से डिपॉजिट ऐसे कलेक्ट करना, आगे से अकाउंटिंग ऐसे रखना, आगे से अपना SLR और CRR इतना बढ़ाना या इतना घटाना, लोगों को लोन इन टर्म्स और कंडीशंस पर देना, ये सारा काम कौन करता है? RBI करता है। RBI एक और काम करता है जो तुम लोगों से मतलब है, और वो है पब्लिक को अवेयर करना। जब भी तुम लोग अब ऑनलाइन बैंकिंग खोलते होगे तो एक नोट आता होगा कि बैंक कभी भी आपसे फ़ोन पर आपका पासवर्ड नहीं पूछता, धोखेबाजों से सावधान लिखा रहता है। ये किसके कहने पर है? RBI के कहने पर इंस्ट्रक्शंस जारी होते हैं। अब बात समझिए, तो लोगों को अवेयर करने का काम भी किसका है? RBI का। ठीक है, समझ में आया? तो RBI अगर कोई फैसिलिटी इस तरह की प्रोवाइड कर रही है, ऑल दोज फैसिलिटीज आर नॉट चार्ज टू सर्विस टैक्स। But if we are going to provide any service to the RBI, then it will charge to tax. खत्म करें, नकी करें हिसाब। तीसरा, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन located in India. Foreign diplomatic mission located in India. एम्बेसी का नाम सुना है? एम्बेसी का नाम सुना है? राजदूत जो होते हैं। यहाँ दिल्ली में भी तुम लोग को एम्बेसी मिल जाएंगी सारे कंट्रीज़ की, सारे कंट्रीज़ की। ये अमेरिकन एम्बेसी है तो ये पाकिस्तान की एम्बेसी है, ये बांग्लादेश की एम्बेसी तो फलाने की एम्बेसी, तो ये डेमाकी की एम्बेसी है, सबकी फलाने डेमाका सबका एम्बेसी है। और एम्बेसी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, अगर मान लो हम अमेरिका में रह रहे हैं और हमसे कोई गुनाह हो जाए तो वहाँ की पुलिस हमको पकड़ कर ले जाए, उससे पहले एम्बेसी में घुस जाओ। उनकी नहीं, अपनी इंडियन एम्बेसी इंडियन एम्बेसी में चले जाओ। इंडियन एम्बेसी में जाने का मतलब हो गया, जैसे ही आप दरवाजे के अंदर घुस गए, इट मीन्स नाउ यू आर इन इंडिया। ऑल द रूल्स ऑन रेगुलेशन विच प्रिवेल्स टू इंडिया विल अप्लाई इन दैट पर्टिकुलर प्लेस विच इज़ इन आउटसाइड इंडिया। जो वो आउटसाइड इंडिया में, अमेरिका में एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, वहाँ इंडियन एम्बेसी में इंडिया रूल्स रेगुलेशन लगेंगे। है वो अमेरिका में, लेकिन माना जाएगा उतना हिस्सा इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से बना हुआ है। अब बताओ, यहाँ दिल्ली में, इंडिया में एम्बेसी बनी हुई है, अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं तो क्या वो इंडिया से सर्विसेज आ रही हैं? अरे नहीं, विदेश पर तो वैसे भी अपना बस नहीं चलता, हमारा बस केवल अपने देश पे चलता है।
अब समझ में आया? तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, लोकेटेड इन इंडिया, पहली चीज। इनके जो काउंसलर्स होते हैं, इनके जो काउंसलर होते हैं, कई बार नाम सुना होगा टीवी वगैरह में, न्यूज़ चैनल्स पे, काउंसलर। तो ये जो काउंसिल वाले मेंबर होते हैं या काउंसिल होते हैं, उनकी भी सर्विसेज माफ है। अगर वो भी सर्विसेज दे रहे हैं तो वो माफ है, जो ऑफिशियल्स होते हैं। एवन उनके फैमिली मेंबर्स को भी अगर हम कोई फैसिलिटी देते हैं ना, वो अगर फैसिलिटी, तो वो माफ है। ढंग से सुनना, मैंने वर्ड यूज किया है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय। वो अगर कोई सर्विसेज देते हैं माफ है। मैंने यहां पर ये नहीं लिखा सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, क्या लिखा है? फॉरेन लिखा है, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन और काउंसिल। क्या मैंने ये लिखा है? लेकिन याद रखना, ये निगेटिव लिस्ट में नहीं आता, लेकिन एग्जेम्पशंस में जरूर आ जाएगा। ओके, यानी ये तो दोनों तरफ से माफ है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया इज नॉट चार्ज टू टैक्स। अगर हम किसी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन के पास जाते हैं, उनको अपनी सर्विसेज हम देते हैं, तो वो भी माफ है, निगेटिव लिस्ट में नहीं, एग्जेम्पशंस के तौर पर। आगे पढ़ेंगे हम लोग, एग्जेम्पशंस की पूरी लिस्ट पढ़ेंगे, एग्जेम्पशंस की लिस्ट पढ़ेंगे। निगेटिव लिस्ट इज क्वाइट डिफरेंट एंड एग्जेम्पशंस आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है ना? तो ये चीज हम देखेंगे एग्जेम्पशंस में, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन और काउंसिल देयर ऑफ। एवन फैमिली मेंबर्स को भी, इनके जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनको भी अगर हम सर्विसेज देते हैं तो वो माफ है। फोर्थ, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। अच्छा, एग्रीकल्चरल, अब ढंग से स्टोरी सुनना, नहीं तो बहुत ज़्यादा बवेला है बुक में पढ़ने से। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में कौन कौन सी सर्विसेज माफ़ होती हैं, तो बुक मत देख लेना, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। बोले अब मैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, मैं जितनी भी एक्टिविटीज़ करूं एग्रीकल्चरल से रिलेटेड, वो सब माफ है। अब ज़रा ढंग से देखना, मैं खेतों में हल चलाता हूँ, मैं खेतों में पानी देता हूँ, मैं ज़मीन जोतने का काम करता हूँ, हार्वेस्टिंग का, थ्रेसिंग का, सॉइल टेस्टिंग का, सीड टेस्टिंग का, इंस्पेक्शन का, हाँ या ना? और जो झाड़ियाँ वगैरह फालतू की आ जाती है एनोनिमस, तो उनको हम हटाने का काम करते हैं, साफ सफाई का करते नहीं करते? और जब फसल आ जाती है तो उसको काटने का काम करते हैं, उसको प्रोसेसिंग का काम करते हैं ताकि इसको मार्केट में बेचा जा सके। अब इतनी सारी एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी सर्विसेज हम और ले सकते हैं, ज़रा ढंग से देखो। हम किसी से किराए पर ज़मीन ले सकते हैं, कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा खेती के लिए। हम लेबर का यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म लेबर का। कोई कहता है हम लेबर सप्लाई करेंगे, कितने लेबरों की ज़रूरत है? मैंने कहा 40, कहा ले जाओ ये सारे, माफ़, उस पर भी नहीं लगेगा। ज़मीन आ गई, लेबर आ गए, मशीन, अगर मैं एग्रो मशीनरी लेता हूँ, प्लांट लेता हूँ ताकि फसल को बोया जा सके, पैदा किया जा सके, उसके लिए माफ़ है। यानी मशीन को अगर हम किराए पर लेते हैं वो भी माफ़ है ना? फसल बनकर तैयार है, गोडाउन चाहिए, किराए पर ले लिया या गोडाउन की फैसिलिटी हम लेते हैं, वो भी माफ़ है। ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, किसी से किराए पर लेकर या ट्रैक्टर की सर्विसेज लेते हैं किसी से, तो वो भी माफ़ है। अगर हम उस सामान को जो हमारा प्रोड्यूस है उसको मार्केट तक ले जाने के लिए लोडिंग अनलोडिंग सब माफ़ है, कोई टैक्स नहीं लगेगा किसी भी एक्टिविटी में। मंडी तक ले गए, दलाल मिल गया, दलाल को दलाली देते हैं, वो भी माफ़ है,
वो कहता है आइए हम धर्म कांटे पर तोलवा देते हैं, मेजरमेंट करवाते हैं, तो धर्म कांटे पर ले जाता है, वो भी सर्विसेज माफ है। मंडी कमेटी में सामान खरीदना और बेचना, वो भी सर्विसेज माफ। यानी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड वन जितनी भी सर्विसेज आई सब। लेकिन वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड होनी चाहिए डायरेक्टली। क्या? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई हो तो बोल लो। एक सर्कुलर आया है, उस सर्कुलर के हिसाब से जो धान होता है, धान के ऊपर खली होती है, उसको साफ करके चावल निकाला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको अब हम लोगों ने सर्विस टैक्स के दायरे में रख दिया है। एक चीज। दूसरी चीज, कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो डायरेक्ट लिंक्ड हो एग्रीकल्चर से, कल्चरल एक्टिविटी से, वो माफ, रिमोट नहीं, डायरेक्ट। इज इट क्लियर? चल सकते हैं आगे। ये था एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। सर आप भी ना फालतू बात करते हैं। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स क्यों आएगा यहाँ? जब आपने सर्विसेज की डेफिनेशन बताई थी तो उस समय तो आपने खुद बोल दिया था कि अगर हम सामान को सेल करते हैं, किसी गुड्स को सेल करते हैं, टाइटल ट्रांसफर करते हैं, तो वो तो वैसे ही सर्विस के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन यहां लाने के पीछे मकसद क्या है? अगर मैं आपको ये सामान बेचता हूं, दिस इज द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, बट विदाउट सर्विसेज इट कैन नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देयर इज अ सर्विस, without serving the product from one person to another it cannot be transferred at all. So it involves the value of service also, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया, वो निगेटिव लिस्ट में। अगर आप ट्रेडिंग ऑफ गुड्स करते हैं तो पूरी तरह से ट्रेडिंग ऑफ गुड्स है, फिर वो सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। सर्विस की डेफिनेशन में भी देख ली थी, एक्सक्लूड किया गया था, और आज हम लोग निगेटिव लिस्ट में भी देखते हैं, even though there is a portion of services involves in trading of goods, but even though it is in the negative list. Is it clear? Trading of goods, हम ये सामान तुमको बेच रहे हैं, सेल टैक्स दे रहे हो ना, हम ये सामान तुमको बेच रहे हैं, बना करके बेच रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर हुआ होगा? नहीं हुआ होगा? तो मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। तो अगर मैन्युफैक्चर होता है तो वहां तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, अगर मैन्युफैक्चर होता है तो वहाँ एक्साइज ड्यूटी लगती है, और जब सेल होता है तो सेल टैक्स लगता है, तो फिर सर्विस टैक्स काहेगा? फिर सर्विस टैक्स काहेगा? आप दो टैक्स ऑलरेडी ले चुके हैं, मैन्युफैक्चर के समय एक्साइज ड्यूटी और सेल के समय सेल टैक्स, तो फिर सर्विस टैक्स भी लोगे। तो कहा गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और डीम्ड मैन्युफैक्चर, ये तुम लोग एक्साइज में पढ़ोगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और डीम्ड मैन्युफैक्चर। इसमें कोई दिक्कत? अभी तक हम लोगों ने देखा 16 हैं पॉइंट। कितने पॉइंट हैं अभी, कितने बाकी हैं? है ना? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, पोस्ट वाला माफ, एयरक्राफ्ट और वेसल का माफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर का माफ, सपोर्ट सर्विसेज माफ। ये नेगेटिव लिस्ट से हटा दिया गया, कहाँ चला गया? पॉजिटिव लिस्ट। दूसरा, आरबीआई की सर्विसेज, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इंडिया की सर्विसेज, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की सर्विसेज, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स की सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और डीम्ड मैन्युफैक्चर की सर्विसेज माफ। माफ मतलब नेगेटिव लिस्ट। अच्छा जी, टोल चार्जेस आएंगे या टोल टैक्स। हमसे आप सर्विस टैक्स ले रहे हो, ये सर्विस टैक्स के ऊपर थोड़ी लगेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स, किसके ऊपर? टोल टैक्स के ऊपर सर्विस टैक्स। अरे भैया कौन से टैक्स की बात कर रहे हो? अगर हमको एक रोड से दूसरे रोड पे जाना हो, बीच में अगर टोल टैक्स डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं, एक ब्रिज को क्रॉस करना और बीच में टोल टैक्स डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं, तो बिना टोल टैक्स दिए तो जाने नहीं देंगे, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, सबसे पैसा लेंगे।
लेंगे ना, उन सर्विसेज को नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है। यानी आप टोल टैक्स देते हैं तो उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, टोल टैक्स पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं लगेगा सर्विस टैक्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या गुड्स होती है? हाँ, ये जो बिजली है ना, ये गुड्स है। इसको आप खरीद सकते हो, स्टोर कर सकते हो इन्वर्टर में, इसको आप कंज्यूम कर सकते हो, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसे आप ट्रांसमिट कर सकते हो, इसे आप वेस्ट कर सकते हो। हाँ या ना? इसको आप बेच भी तो सकते हो। वो सारी क्वालिटीज जो किसी एक प्रोडक्ट में होती हैं, वो सारी क्वालिटीज एक इलेक्ट्रिसिटी में भी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज देनी पड़ती हैं। तो जब हम लोगों ने एक्साइज पढ़ा था तो उसमें से गुड्स की डेफिनेशन में से हटा दिया गया था। बोलो, ये बोला गया था गुड्स है लेकिन इस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, यही तो बोला गया था। गुड्स है लेकिन एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। तो अगर गुड्स है, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है लेकिन सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। बात तो बराबर है, दोनों को बराबर कर दिया गया, सोचने की जरूरत ही नहीं। जब वहां से गुड्स की क्राइटेरिया से हटा दिया गया तो यहां सर्विस की क्राइटेरिया से हटा दिया गया, नहीं लगेगा नेगेटिव लिस्ट। एजुकेशन, प्री प्लेवे स्कूल यानी प्री नर्सरी, नर्सरी, जूनियर हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जो आपको रिकॉग्नाइज्ड लॉ द्वारा सर्टिफिकेट देते हैं, फुल टाइम कोर्स करवाते हैं, माफ है। क्या माफ? हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये माफ नहीं है, लॉ द्वारा अथराइज्ड नहीं है। इसका मतलब नहीं कि हम इलीगल काम कर रहे हैं, लॉ द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, अप्रूवल मिल भी जाएगा, कौन सा सर्टिफिकेट दे देंगे कि तुम मेरे यहां पढ़ रहे थे, कोई मतलब नहीं। अब समझ में आई? फुल टाइम कोर्स लॉ द्वारा अप्रूव्ड सर्टिफिकेट और डिग्री जो देता है वो एजुकेशन फैसिलिटी माफ है। एवन वोकेशनल कोर्स देना, वोकेशनल कोर्स का मतलब क्या होता है? व्यावसायिक, लैपटॉप बनाना सीखें, मोबाइल बनाना सीखें, मेहंदी लगाना सीखें, ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखें। अरे हाँ भाई, ड्राइविंग स्कूल में मोटर कार चलाना सीखें। सुन, ऑटो मोटर कार चलाना सीखें, होता है। ये सब क्या है? वोकेशनल। कारपेंटरिंग का काम सीखें, पेंटिंग का काम सीखें, ये सब क्या है? हुनर है। स्किल इंडिया डेवलपमेंट देखी होगे तुम लोग। सचिन तेंदुलकर बोलता है कारपेंटर को, हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है, बोलता है ना, वो याद रहेगा।
लेकिन वो सर्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं हम भी मोबाइल बनाना सीखें बाहर लिख दें तो काम हो जाएगा। मैंने कौन सा सर्टिफिकेट देना है? जाओ तो बैंक भी आजकल फैसिलिटीज दे रही हैं स्किल इंडिया डेवलपमेंट के थ्रू। आपको शायद मालूम नहीं, मैं फिर बता देता हूँ। बताया है तो ठीक, नहीं बताया है तो सुन लो। बैंकों के पास जाओगे, SBI का तो हमको कंप्यूटर चलाना सीखना है, फ्री में सिखाएगा। कंप्यूटर बनाना सिखाना है, फ्री में सिखाएगा। खाना भी अपनी जेब से देगा, मालूम है ये। मेहंदी लगाना सीखना है, फ्री में सिखाएगा। मोटर कार चलाना सीखना है, ब्यूटिशियन कोर्स करना है, जो कोर्स करना चाहो सर्टिफिकेट के साथ, फ्री में खाना खिलाने के साथ। 3 दिन से लेकर 30 दिनों तक का कोर्स है उनके पास, और 100% फ्री। आपके पास रहने का घर नहीं है, रेजिडेंट की फैसिलिटी देंगे। कई लोगों को नहीं मालूम, शायद ये नहीं मालूम ना, नहीं मालूम था, मालूम पड़ा। लाइन लगी रहती है एडमिशन्स के लिए, और मैक्सिमम लोगों को अभी भी नहीं मालूम। कई लोग छुपाते हैं, हम चले जाएं अपना एडमिशन ले लें तब बताएंगे। मेरी बात समझना, तो पता होना जरूरी है। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल रही है गवर्नमेंट की ओर से, खाना मिलता है, रसगुल्ला वगैरह सब मिलता है। करे अब तो जाएंगे ही जाएंगे। एजुकेशनल या वोकेशनल कोर्स, तो एजुकेशन समझ में आया, वोकेशनल समझ में आया, दोनों में सर्टिफिकेट जरूरी है। सुनो ढंग से। सेलिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट स्पेस इन प्रिंट मीडिया। अगर आप एडवर्टीजमेंट देते हैं इंटरनेट पे, टैक्सेबल है। अगर आप इंटरनेट एडवर्टीजमेंट देते हैं PVR में, सिनेमा हॉल में, फन सिनेमा में, तो वो टैक्सेबल है। अगर आप एडवर्टीजमेंट देते हैं टीवी में, टैक्सेबल है। अगर आप एडवर्टीजमेंट देते हैं घरों की छतों पर, टैक्सेबल है। अगर आप एडवर्टीजमेंट देते हैं मेट्रो, मोनोरेल या ट्रांसपोर्ट पर, टैक्सेबल है। अगर आप एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, टैक्सेबल नहीं है। मोबाइल पे देते हैं, टैक्सेबल है। सारी एडवर्टीजमेंट फैसिलिटीज टैक्सेबल हैं, केवल प्रिंट मीडिया को छोड़कर। न्यूज़पेपर, सर वो जो मंथली न्यूज़पेपर आते हैं उन पर भी हाँ, वीकली आते हैं उन पर भी हाँ, इवनिंग न्यूज़पेपर पर भी हाँ। सर वो जो हम लोग खरीदते हैं ना बुक वगैरह, जो मनोहर कहानियाँ, चंपक, सरल सलील, नंदन, नन्हे सम्राट, है कि नहीं? अगर वो इंफॉर्मेटिव है और वो चीज़ आपकी रजिस्टर्ड है, क्या है? रजिस्टर्ड है न्यूज़पेपर के हिसाब से, जिसको कहा जाता है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स, अगर वहां से रजिस्टर्ड है तो प्रिंट मीडिया में आ जाएगा। हाँ या ना? बोलो। लेकिन इसमें शामिल नहीं है बिजनेस डायरेक्टरीज, येलो पेजेस, ट्रेड कैटलॉग्स। बिजनेस डायरेक्टरीज, येलो पेजेस, येलो नहीं, येलो पेजेस एंड बिजनेस कैटलॉग्स, कॉमर्शियल कैटलॉग्स, वो शामिल नहीं है। जहाँ से आप फ़ोन नंबर ढूंढते हैं, फ्री में दे जाता है इतना मोटा किताब, उसको जब खोलोगे तो केवल और केवल एडवर्टीजमेंट, उसके बगल में नाम, पता, फ़ोन नंबर मिल जाता है, वो टैक्सेबल है उसमें अगर आप एडवर्टीजमेंट दोगे। कॉमर्शियल कैटलॉग्स हैं वो टैक्सेबल है। नहीं समझ में आई बात? कौन सा टैक्सेबल नहीं है?
जो न्यूज़ एंड प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड। नंदन में भी इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, बच्चों के लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ रहती है, जनरल नॉलेज की न्यूज़ हो या करंट अफेयर्स की न्यूज़ हो, अगर वो रजिस्टर्ड है माफ है। ठीक, पक्की बात। अब येलो पेजेस वाले तो एडवर्टीजमेंट ले करके आपका बुक छाप करके देते हैं, और यही काम न्यूज़पेपर वाले भी करते हैं। 3 रुपये में बताओ आपको 25-30 पेजेस कौन दे देगा, वो भी बड़े बड़े, छोटे पेज तो सादे देगा नहीं, भर करके कौन 25-30, बड़े बड़े पूरा आदमी समा जाए। 3 रुपये में कहाँ से आएगा, नहीं पॉसिबल है। आखिर उतने रिपोर्टर्स की सैलरी, डिज़ाइनर्स की सैलरी, न्यूज़ मेकर्स की सैलरी, ऑपरेटर्स की सैलरी कहाँ से जाएगी, रेंट का। वो लोग एडवर्टीजमेंट इसीलिए कलेक्ट करते हैं, उनका माफ, और देश हित में है भी। चलें, अगर आपने रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, let out properties for residential purposes, माफ है। घर आपने किराए पर दिया हुआ है रहने के लिए, उसके रेंट पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मैंने घर दिया है कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, लग जाएगा। मैंने घर दिया है शॉप चलाने के लिए, मैंने घर दिया है उसका बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करने के लिए, लग जाएगा। केवल रहने वाले पर नहीं लगेगा। बोलो, हम इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे, हम इनकम टैक्स की बात कर ही नहीं रहे, वो डायरेक्ट टैक्स है, हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर है दोनों टैक्सेस में, वहां टैक्स लगता है नहीं लगता वो बात की बात है, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। वहां क्या सिस्टम है, क्वाइट डिफरेंट। यहां तुम NAV पढ़ोगे क्या, नेट एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जब पढ़ना ही नहीं तो झंझट ही खत्म ना, उसको लाने से बीच में क्या फ़ायदा। इसमें कोई दिक्कत है हो तो बोलो। 2 सर्विसेज हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हटाया था ना नेगेटिव से, गवर्नमेंट वाला, और मैंने कहा था दोनों को पहले बराबर रखो, फिर इसमें से कुछ चीज़ें सबकी हटाओ, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे, तो वो देखेंगे कौन सी हटेंगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, ये तो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। डिपॉजिट्स, अगर आप लोन या एडवांस देने का काम करते हैं, ढंग से सुनने, सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस। सर आप फिर अजीब बात कर रहे हैं। हमने जब आपको सर्विस की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें से एक्सक्लूड करवाया था ट्रांजैक्शन इन मनी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सर्विसेज, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सर्विसेज, ट्रांजैक्शन इन मनी, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ये सब वहां से क्या करवाया था, परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हटवाया था। तो जब सर आपने वहां से ट्रांजैक्शन इन मनी हटाया था तो फिर यहां पर क्यों ले आए। सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस। मैं पहले दोनों लाइनें पढ़ लेता हूं, ढंग से सुनेंगे। Services by way of extending deposits, loan or advance insofar as the consideration is represented by way of interest or discount.
यानी इन सब का कंसिडरेशन कहां से आएगा? इंटरेस्ट और डिस्काउंट से आएगा। अगर हम कोई आपको इस तरह की फैसिलिटी देते हैं तो वो माफ है, वो माफ। ट्रांजैक्शन इन मनी आ जाएगा, हाँ या ना? अगर आप फॉरेन करेंसी, इसी में ही है, की ट्रेडिंग करते हैं, ऑथोराइज्ड डीलर टू ऑथोराइज्ड डीलर, ऑथोराइज्ड डीलर टू बैंक, बैंक टू बैंक, अगर इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज में कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ये भी नेगेटिव लिस्ट में है। इसका मतलब ऑथराइज्ड डीलर किसी पर्सन से कर ले, बैंक किसी पर्सन से कर ले तो माफ नहीं है। बैंक टू बैंक माफ है, फॉरेन करेंसी, बैंक टू ऑथराइज्ड डीलर माफ है, ऑथराइज्ड डीलर टू बैंक माफ है, ऑथराइज्ड डीलर टू ऑथराइज्ड डीलर माफ है, और कोई नहीं माफ। ऑथराइज्ड डीलर टू पर्सन, पर्सन टू ऑथराइज्ड डीलर टैक्सेबल, बैंक टू पर्सन, पर्सन टू बैंक टैक्सेबल। क्लियर? तो अगर हम देते हैं डिपॉजिट्स, लोन, एडवांस जिसका कंसिडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट है, माफ है। अगर हम फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की बात करते हैं, ऑथराइज्ड डीलर टू ऑथराइज्ड डीलर, ऑथराइज्ड डीलर टू बैंक, बैंक टू ऑथराइज्ड डीलर, बैंक टू बैंक, माफ। एक छूट रहा है 15th। अच्छा, शायद बैटिंग नहीं ना लिखा है मैंने कहीं, बैटिंग, लॉटरी एंड गैम्बलिंग। बैटिंग, लॉटरी एंड गैम्बलिंग ये नेगेटिव लिस्ट में है, ये नेगेटिव लिस्ट में है। सर फिर आप अजीबो गरीब बात कर रहे हैं। बात इसलिए ये अजीबो गरीब है क्योंकि जब हम बात करते हैं लॉटरी गैम्बलिंग की तो वो तो स्टेट लेवल का मैटर है। सेंट्रल लेवल यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे बोलो ना। हाँ, तो उसी को क्लियर किया है कि भाई हम इसको नेगेटिव लिस्ट में रखेंगे। ये हमारे टैक्स के दायरे में आता तो है लेकिन हमने इसको हटाया है। हमने लॉटरी पर टैक्स नहीं लगाया, हमने गैम्बलिंग पर टैक्स नहीं लगाया, हमने बैटिंग पर टैक्स नहीं लगाया, हमने उन सर्विसेज पर टैक्स लगाने की कोशिश की जो बैटिंग से रिलेटेड हैं, जो गैम्बलिंग से रिलेटेड हैं, सर्विसेज पर, लॉटरी से रिलेटेड है सर्विसेज पर। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है। लॉटरी खरीदो, बेचो, ना खरीदो, बैन लगाओ, वो स्टेट गवर्नमेंट का राइट है, हाँ या ना? लेकिन जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज पर टैक्स लगाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उसको गवर्नमेंट ने हटाया यहां से, नेगेटिव लिस्ट। अच्छा, लास्ट में आदमी मर जाता है, फ्यूनरल, ब्यूरियल, सेमेटोरियम, हाँ या ना? और मॉर्चुरी की सर्विसेज। ठीक है ना? अलग अलग जात और धर्म के लोग अलग अलग तरीकों से दाह संस्कार करते हैं, बोलो ना। कोई ग्रेव को यूज़ करता है, कोई फ्यूनरल को यूज़ करेगा, और मॉर्चुरी सर्विसेज देखते ही होगी। इवन एम्बुलेंस जो होती हैं, लिखा रहता है बाहर लाश के वास्ते, उनकी भी सर्विसेज क्या है? माफ। ये सारी चीज़ें 60 केवल इतनी ही हैं। और अगर देखा जाए क्या क्या नाम है तो सबसे पहले आपने सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, आरबीआई, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, एग्रीकल्चरल सर्विसेज, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग या डीम्ड मैन्युफैक्चर, टोल टैक्स हो गया, एजुकेशन की फैसिलिटी या वोकेशनल एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो गया, फ्यूनरल, ब्यूरियल या सेमेटोरियम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बैटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग हो गया, एक और बचा
सेलिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट हो गया, और डिपॉजिट्स, लोन्स, दैट्स इट। समझ में आई बात? ये हमारी सर्विसेज हैं जो निगेटिव लिस्ट में। मैंने 2 को छोड़ दिया अभी तक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। और एक बार यहाँ तक देख लो, बुक अपनी एक बार पढ़ लो, गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद हमें बताओ कोई दिक्कत हो तो, अदरवाइज ये 2 मैं और कराऊंगा। अब आते हैं लास्ट के 2 पॉइंट हैं आपके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। जरा इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। गाना, एक गाना आया था ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, ऑटो मिला, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ऑटो वाले को रोकेंगे, रिक्शे वाले को रोकेंगे, टेम्पो वाले को रोकेंगे, स्टेज कैरिज वाले को रोकेंगे, मीटर्ड कैब्स वालों को रोकेंगे और उनसे कहेंगे रेलवे स्टेशन चलो, मेट्रो स्टेशन चलो, मोनोरेल चलो, या ट्रामवेज चलो, या इनलैंड वाटरवेज चलो, हाँ या ना। ये सारी फैसिलिटीज़ निगेटिव लिस्ट में। आप ऑटो वाले में जाएंगे, उनकी सर्विसेज निगेटिव लिस्ट में। रिक्शा वाला, स्टेज कैरिज वाला, मीटर्ड कैब्स वाला, ये सब क्या है? निगेटिव लिस्ट में। उसके बाद आप रेलवे बस पे चढ़ते हो, बस स्टैंड पे जा कर के, रेलवे स्टेशन जाकर रेल में चढ़ते हो, मोनोरेल, ट्रामवेज, ये सब फैसिलिटीज़ क्या है? निगेटिव। लेकिन अगर आप ट्रेन में जाते हो, एसी या फर्स्ट क्लास की टिकट लेते हो, वहाँ सर्विस टैक्स लग जाएगा। अगर आप ट्रेन में जाते हो और फर्स्ट क्लास या एसी की टिकट बुक कराते हो तो वहाँ सर्विस टैक्स। अगर आप किसी ऐसे व्हीकल में जर्नी कर रहे हैं जिसका डोमिनेंस मैटर टूरिज्म पर्पस के लिए है तो सर्विस टैक्स लग जाएगा। यानी लिखा रहता है टूरिस्ट के वास्ते लिखा रहता है ना, टूरिस्ट, उधर मत जोड़ देना, टूरिस्ट के वास्ते, तो टूरिस्ट के लिए है। आपको टूरिस्ट आप नहीं हो, लेकिन गलती से आप टूरिस्ट बस में चढ़ गए तो भी आपको मान लिया जाएगा, यू आर ए टूरिस्ट। अगर आप टूरिस्ट हो, नॉर्मल बस में चढ़ गए तो नॉर्मल मान लिया जाएगा, कोई सर्विस टैक्स। तो व्हीकल का डोमिनेंस क्या है वो देखना है। टूरिज्म पर्पस है तो ईच एंड एवरीबडी विल बी चार्ज टू टैक्स। इज इट क्लियर? अगर टूरिज्म नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो टूरिस्ट ही क्यों ना हो। पक्की बात? समझ में आई बात? तो अगर घर से निकले, रिक्शे वाले को रोके, ऑटो वाले को रोके, मीटर कैब या स्टेज कैरिज। बनारस में गए थे शायद, तुमको लोग कोई से ये स्टोरी मैंने शेयर की है नहीं की? बनारस की है क्या? नहीं भाई, किया था? तुम थे? तुम थी?
तुम भी थे? अच्छा, तो अच्छी है, जब भी ये रिक्शा वाला वगैरह की बात आती है याद आ गया। अच्छा, तो वो भी कहानी याद आ जाती है। एक मम्मी और बेटी दोनों वाराणसी में, हम भी एग्ज़ाम देने गए थे सीए फाइनल का, तो बगल में थी, वो भी रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी, हम भी। तब तक एक रिक्शा वाला बगल से गुजरा, मैंने कहा रोकने दो, पहले ये लेडीज़ फर्स्ट। तो रोकी। वो जो बेटी है माँ के सामने बोल रही है, रिक्शा लेको साजन चलोगे? अब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, भाई साजन चलोगे ऐसे कैसे ऑन रोड कोई बोल सकता है? बाद में पता किया तो वो सिनेमा हॉल का नाम था। समझ में आई बात? हाँ, तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हम नहीं बोले, करा आप नहीं बोले। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर अब समझ में आया। रिक्शा हो, ऑटो हो, मीटर्ड कैब्स हो या स्टेज कैरिज। सर ये स्टेज कैरिज क्या होता है? स्टेज कैरिज ऐसी फैसिलिटी, घर से निकले ऑटो वाले को रोका, उसमें 5-6 लोग पहले से ही हैं, तो उनको हटा करके बैठते हो या उनके साथ बैठते हो? तो जहाँ तक तुमको जाना होता है वो भी वहीं तक जाएंगे, या तुम पहले भी उतर सकते हो और बाद में? ये स्टेज कैरिजेस होते हैं। एक आदमी बस पे यात्रा कर रहा था, तब तक एक लेडीज़ आई बगल में, एकदम उसके खड़ी हो गई। तो उसने देखा ऐसे, तो एक होता है ना, प्लीज़ मैडम आप, तो उठा, मैम प्लीज़ बैठ जाइए। तो उसने कहा नहीं आप बस बैठे रहो। थोड़ी देर बाद फिर देखा, बस आप बैठे रहो। अब भाई कितना देर कोई खड़ा रह सकता है? वो फिर थोड़ी देर बाद देखा, तो कहीं आप बस बैठे रहो। 4-5 बार हुआ, झुंझला कर बोल रहा है, मैम 2 स्टॉप पहले मेरा स्टैंड छूट गया, आप बस बैठे रहो। कब तक बैठे? हमको उतरना भी है। तो उतरने भी तो दो, तो बस आप बैठे। सुनो इधर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ये समझ में आया? अच्छा, ये नहीं चुटकुला नहीं, ये समझ में आया। दूसरा मैंने बताया साथ साथ, रेलवे फर्स्ट क्लास एसी या फर्स्ट क्लास हो या एसी की बुकिंग हो, टैक्स लग जाएगा। टूरिज्म पर्पस के लिए कोई व्हीकल है, टैक्स लग जाएगा, पक्की बात है। बाकी रेलवे, ट्रामवे, मोनोरेल, बस माफ है। प्राइवेट बस की बात कर रहा हूँ या गवर्नमेंट? दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों की, क्योंकि दोनों को बराबर लाए थे। अब दोनों पर माफ है या दोनों पर टैक्स लगेगा, अब क्लियर है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो अगर आप सामान गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से एक जगह से दूसरी जगह भेजवाते हैं तो टैक्स लग जाएगा। कोरियर एजेंसी यूज करते हैं तो टैक्स लग जाएगा, बाकी जगहों पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, अब आएगा बाद में, सेना के लिए जा रहा है, बाढ़ पीड़ितों के लिए सामान जा रहा है, होता है नहीं सब, उस केस में माफ़ी मिलेगी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, वो एग्जाम्पशन में देखेंगे हम लोग, अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अभी निगेटिव लिस्ट की बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सारा का सारा माफ़ है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का टैक्सेबल है, कोरियर एजेंसी के थ्रू अगर सामान आप ट्रांसफ़र करेंगे तो टैक्सेबल है। अगर आप रोड की यूज़ करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का यूज़ करते हैं तो टैक्सेबल है। कोरियर एजेंसी का अगर आप यूज़ करते हैं तो टैक्सेबल है। हाँ, अगर आप एयरक्राफ्ट और वेसल का यूज़ करते हैं फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, अगर आप वेसल और एयरक्राफ्ट जो दूसरे देश से हिंदुस्तान में आता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरे देश से हिंदुस्तान में आता है तो टैक्सेबल नहीं होगा। एक चीज़ हमसे किसी ने नहीं पूछी, स्टेज कैरिज, मेरा बात बीच में कट गया, किसी ने नहीं पूछा कि सर आपने बीच में बात तोड़ दी, आप जोक बताने लगे, स्टेज कैरिज नहीं बताया आपने, इनलैंड वाटरवेज आपने नहीं बताया। 2 चीज़ें अभी किसी ने पूछी नहीं, लिख लो कहीं पर, अभी मुझसे पूछना। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू अगर सामान हम सामान आता है जाता है तो वो टैक्सेबल होगा। निगेटिव लिस्ट में नहीं है वो, निगेटिव लिस्ट में नहीं है वो, और कुरियर एजेंसी भी निगेटिव लिस्ट में नहीं है, यानी ये पॉजिटिव लिस्ट में है। दूसरा,
अगर आप वेसल और एयरक्राफ्ट के थ्रू सामान मंगवाते हैं आउटसाइड इंडिया से इंडिया में, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, देखा जाएगा एग्जामिशंस में। और लास्ट है इनलैंड वाटरवेज। अगर आप इनलैंड वाटरवेज के थ्रू सामान मंगवाते हैं या बेचते हैं तो वो भी टैक्सेबल होगा या नहीं, वो बात की बात है, लेकिन हाँ नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, वो पॉजिटिव लिस्ट में, पक्की बात है। कहने का मतलब ये, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू हम लोग पैसेंजर भी जा सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू सामान भी जा सकता है। ये इनलैंड वाटरवेज क्या होता है और स्टेज कैरिज क्या होता है? स्टेज कैरिज का मतलब ऐसी गाड़ी जिसमें कम से कम 6 यात्रियों के बैठने की जगह हो, कम से कम 6, ड्राइवर सहित 7। तो ये जो गाड़ियाँ देखते हो स्टेज कैरिज पार्ट में, हमको ITO तक जाना है, दूसरा कहेगा हमको रेलवे स्टेशन तक जाना है, तीसरा कहेगा हमको कनॉट प्लेस जाना है, तो वो स्टेज कैरिज है। कम से कम 6 लोगों के बैठने की अरेंजमेंट हो, 7वां ड्राइवर हो। इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट, इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज, कैनाल नाम सुना है, लेक नाम सुना है, झील, नहर। हिंदुस्तान के ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर जाना हो तो हम इनलैंड वाटरवेज का यूज़ करते हैं, यहाँ से यहाँ आना या यहाँ से वहाँ जाना, इनलैंड वाटरवेज का यूज़ करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह, हिंदुस्तान के ही एक जगह से दूसरी, चाहे वो आपका कैनाल हो, चाहे लेक्स हो, चाहे कोई दूसरा मीडियम। इज इट क्लियर? तो वो सर्विसेज क्या हैं? नेगेटिव लिस्ट से बाहर की गई हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में ट्रांसपोर्ट ऑफ, जबकि ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर वाला नेगेटिव लिस्ट में है, माफ़ है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर माफ़ है, जैसे बस वैसे ये, जैसे टेम्पो वैसे ये, तो पैसेंजर्स को काफ़ी माफ़ कर दिया गया है। लेकिन गुड्स के केस में माफ़ी ज़्यादा एग्जेम्पशंस हैं, देखेंगे। तो गुड्स के केस में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज लोगे, टैक्स लग जाएगा, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा बात की बात है, लेकिन नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। कोरियर एजेंसी नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, इनलैंड वाटरवेज नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू वेसल और एयरक्राफ्ट नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। ये सब हम लोग एग्जामिशंस में पढ़ेंगे, एग्जामिशंस हैं। अब एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले बीच में पुट-टुक से बोल दिया कि सर अम्यूजमेंट पार्क भी हमारी बुक में लिखा है, था, अब ख़त्म है। अगर आप एक्सेस करते हैं किसी एंटरटेनमेंट इवेंट्स मॉल में या अम्यूजमेंट पार्क में, वाटर पार्क वगैरह, तो ये पहले माफ था, नेगेटिव लिस्ट में था, लेकिन अब ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। जू था नेगेटिव लिस्ट में, अब ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। स्टैंड अलोन राइडिंग था नेगेटिव लिस्ट में, अब ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। स्टैंड अलोन क्या होता है? राइडिंग जाते हो तुम लोग, विथरियस में जाओ या किसी मॉल में जाओ, तो बाहर कुछ ना कुछ खिलौने का टाइप का रहता है, बच्चे उसमें खेलते कूदते हैं, वो अपने आप में एक पूरा फैसिलिटी, वो माफ़ था, लेकिन अब वो माफ़ नहीं। पहले वो नेगेटिव लिस्ट में था, लेकिन अब वो नेगेटिव लिस्ट में। एग्जेम्पशंस अभी भी मिलेंगी आपको, मैंने फिर बोला, सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से वो लाइन काट देना। और जब हम एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे अगर इन चीज़ों को अप्रोच करने में 500 रुपये तक की फीस एप्लीकेबल है तो माफ़ है, 500 से ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा, वो एग्जेम्पशंस में देखेंगे, अभी हम लोग को देखने की ज़रूरत। तो अम्यूजमेंट पार्क, एंटरटेनमेंट इवेंट में अप्रोच करना माफ़ नहीं है, इतना याद रखना। अब ये टैक्सेबल दायरे में आता है, पॉजिटिव लिस्ट में आता है। टाटा और बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हम लोग या तो एग्जेम्पशन से स्टार्ट करेंगे या फिर आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, दोनों में से कोई एक चीज़ स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? थैंक यू बच्चों।